नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ यूट्यूब पर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और जो हमारी ये वीडियो है, ये जो MA 4 सेमेस्टर है, MA 4 सेमेस्टर की जो आपकी लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट, जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की बात कही गई है। वहाँ विभिन्न ग्रुपों का उन्होंने जिक्र किया है, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, क्वाजी ग्रुप और इनर ग्रुप, आउट ग्रुप या मेंबरशिप ग्रुप, नॉन ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुपों का उन्होंने टाइप के बारे में बताया है। परंतु इस यूट्यूब के अंदर हम शुरू से एक बेस लेकर चलेंगे ताकि आप ग्रुप को अच्छी तरीके से समझ जाएं कि इस समूह की आवश्यकता सोसाइटी में क्यों हुई और किस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई। मन में जिज्ञासा सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके मन के अंदर होगी। और ये यूट्यूब विशेषकर वो चीज़ें आगे चलेंगी जो मैंने अभी बताया टाइप के बारे में, अलग अलग कि उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम डालेंगे ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। ये यूट्यूब जो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, उसका आधार क्या क्या रहा है, या उसके ग्रुपों के किस समाजशास्त्री ने किस तरीके से उस चीज़ को बताया है। वैसे तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी बेशक वह समाज में रहता है, परंतु समाज की अनुभूति जो है अनुभूति भी करता है, उसे देखकर महसूस नहीं कर सकता। उसकी अनुभूति तो है उसको है, लेकिन उसको देखकर महसूस नहीं करता व्यक्ति। और लेकिन जब से वह जन्म लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी समूह के रूप में, जब व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म से लेकर आगे तक वो किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ा रहता है। और समाज में जो उसकी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसकी नीड्स की पूर्ति के लिए विभिन्न समूह हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की ही बात करेंगे इस यूट्यूब के अंदर। आगे जो भी आपके टाइप्स हैं ग्रुप के, एक ब्रीफ सा उन सभी समूहों का हम आप लोगों को बता देंगे, कौन कौन से ग्रुपों को आपके सिलेबस के अंदर MA 4 सेमेस्टर क्लासिफिकेशन सोशोलॉजी के अंदर क्या क्या रखा गया है इस लास्ट यूनिट के अंदर। और करता है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि समूह बेशक छोटा हो, परंतु समाज के प्रतिनिधि के रूप में ग्रुप कितना भी छोटा हो, परंतु समाज के प्रतिनिधि के रूप में उसे देखा जा सकता है। इसलिए समूह का समाजशास्त्रीय महत्व है, सोशोलॉजिकल उसकी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर समूह की। और तथा इसे बेहतर ढंग से समझना अनिवार्य है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बेहतर तरीके से समझें। और समूह की परिभाषा का विश्लेषण जो एक एडवर्ड स्पेरियर आपके समाजशास्त्री हुए हैं, और किसी समूह का निर्माण तथ्य के आधार पर होता है। यदि किसी समूह का पहले हम उसके थोड़ा बेस में जाने की कोशिश करते हैं कि समूह की आवश्यकता क्यों हुई, तो ये यहाँ पर कहता है कि समूह का निर्माण का जो आधार है, वो तथ्य है, वो किसी स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। जो स्वार्थ समूह होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि समूह की कुछ अनिवार्य एसेंशियल, जिसको हम कहते हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं समूह है। समूह के लिए पहली बात तो हम ये लोग जानेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जो है वो समूह के लिए आवश्यक है। दूसरी बात करता है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल जो अवेयरनेस की वो बात करता है। समूह के लिए पारस्परिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा लक्ष्य एवं स्वार्थ, एक गोल होगा, वो गोल की भी आवश्यकता होती है, तब तक समूह का निर्माण नहीं होगा। उसका स्वार्थ जरूर होगा उस गोल से जुड़ा हुआ कि उस गोल को कैसे प्राप्त करेगा। दूसरा ऐच्छिक सदस्यता होती है, समूह की अनैच्छिक सदस्यता नहीं होती, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उस समूह के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे। कुछ समूह एक ऐच्छिक और अनैच्छिक के आधार पर भी उसको सोसाइटी में डिवाइड किया गया है कि कुछ समूह सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि उसके आप सदस्य बने या ना बने। कुछ समूह ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को जिसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, जैसे परिवार है, परिवार भी एक समूह के रूप में है। और यहाँ की जो इसकी सदस्यता होती है ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती, स्वतः ही हम इसके एक तरीके से इसके मेंबर या सदस्य बन जाते हैं। और दूसरा समूह जो होता है वो अस्थायी होता है, समूह कभी स्थायी नहीं होता, वो समय समय पर वो बदलता रहता है। कि जब व्यक्ति क्योंकि का जन्म होता है, वो जन्म के साथ और
आगे पूरी होल लाइफ के अंदर वो विभिन्न समूहों का मेंबर बनता चला जाता है जो उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, समूह के निर्माण के लिए वो कहता है कि पारस्परिक जागरूकता और समान लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, कि व्यक्ति के अंदर पारस्परिक जागरूकता होगी समूह के लिए और एक समान लक्ष्य का होना जरूरी है, तभी समूह आपका बनेगा। दूसरी बात करता है कि मात्र पारस्परिक जागरूकता से ही जैसे नेता और जनता की पारस्परिक जागरूकता होती है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पारस्परिक जागरूकता जनता और नेता के बीच में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, और परंतु वहाँ चालक और यात्री के लक्षण में भी समानता पाई जाती है, परंतु पारस्परिक स्वार्थ का अभाव होता है कि चालक को गाड़ी लेकर जानी है और व्यक्ति को अपने गंतव्य तक उतरना है, वो अलग अलग उद्देश्य हैं सबके। और समूह के निर्माण, वैसे तो पारस्परिक जागरूकता से तात्पर्य एक दूसरे को पहचानने से है। कई बार शारीरिक समीपता जो होती है उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को पहचानते हैं, और जैसे होने के बावजूद पारस्परिक जागरूकता नहीं होती, वहीं कई बार सशरीर हम एक दूसरे को देखते हुए भी होते हैं, परंतु पारस्परिक जागरूकता होते हुए भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो आपका समूह है। और समूह के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें और भी आगे डिफाइन की हैं कि दो से, जैसे मर्टन ने भी समूह के बारे में कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन किया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना होगा। कुछ हद तक स्थायी और बारंबार होने वाली सामाजिक अंत्यक्रिया से भी हमारे समूहों का निर्माण होता है, और समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने और बाहरी लोग भी उसे उसी सदस्य के रूप में जानते हैं। वैसे तो यदि हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की बात करें, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ग्रुप के अंदर ये समूह की विशेषताएं क्या होंगी, तो कहता है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति होंगे, उनका कॉमन गोल होगा, सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा, विचार एवं क्रियाओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है आपके समूह के अंदर। तीसरी बात करता है सापेक्षिक स्थायित्व की बात भी करता है वो, कि सापेक्ष स्थायित्व पाया जाता है आपके ग्रुप के अंदर। दूसरा, सामाजिक पहचान होती है, समूह की एक अपनी सोशल आइडेंटिटी होती है जो ये बता रहा है। दूसरा, व्यवहार का एक निश्चित नियम होता है, समूह के अंदर व्यवहार का एक निश्चित नियम होगा। और ऐच्छिक सदस्यता होती है जो मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया है यहाँ पर, और एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। और वैसे तो समूह के निर्माण के लिए कुछ बेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की क्या ऐसा आधार रहा है जिससे आपके समूह का समाज के अंदर निर्माण हुआ है। जैसे पहले कहता है कि सामान्य कुल की बात करता है, और समाज में बहुत से लोग रक्त संबंध विवाह के आधार पर इकट्ठा रहना चाहते हैं। परिवार, ग्राम, समूह और मुख्य आधार सामान्य कुल परंपरा ही है। वो क्लान की बात करता है, कुल की बात करता है कि इसके आधार पर भी आपके समूह का निर्माण होता है। दूसरी बात करता है उसके आधार की सामान्य क्षेत्र होगा, टेरिटरी शेयर इन कॉमन की बात करता है। वो कहता है कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी सामाजिक समूहों का निर्माण होता है, और पड़ोसी और ग्रामीण समूह का मुख्य आधार क्षेत्रीय समानता ही है। या खिलाड़ी या समूह, वो सामान्य क्षेत्र की जो बात कर रहा है। दूसरा, सामान्य शारीरिक विशेषताओं की भी बात करता है कि समूह के निर्माण का जो आधार है, जो बेस है, वो हमारा को सिमिलर बॉडी करैक्टरिस्टिक जो होती हैं उनके आधार पर बार बार समूह का निर्माण जैव के आधार पर भी होता है। जैसे युवा, कला, महिला मंडली या नरजातीय समूह, इसके आधार पर भी आपका समूह का निर्माण होता है। ये आधार हैं समूह के निर्माण के। दूसरा कहता है कि सामान्य हित या कॉमन इंटरेस्टेड की बात करता है। वो कहता है कि सामान्य किस्म का स्वार्थ वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है, और एक उसी उद्देश्य से आपस में उनके अंदर समानता पाई जाती है, और समानता के कारण भी सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अब देखिए, जब ये हम यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप का आधार भी बताया, उसकी विशेषताएं बताई कि समूह किस तरीके सोसाइटी में बनता है और क्या क्या उसके आधार रहे हैं। अब आधार के साथ साथ हम थोड़ा यहाँ पर समूह के जो टाइप हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरीके से उसके समूह को टाइपों का वर्गीकरण किया है, मैं उसको ब्रीफ में बताता चलूँगा, क्योंकि डिटेल में तो जो भी यूट्यूब वीडियो होगी, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, क्वाजी ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप, उनको एक एक वीडियो के रूप में हम आगे उनका क्लैरिफिकेशन करेंगे। परंतु यहाँ पर जो इसके समूह के प्रकार हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ऐसी कूले हुए हैं क्लासिफिकेशन उसके आधार पर, और अलग अलग आधार है उनका, निश्चित वर्गीकरण का आधार जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अब यहाँ पर।
जैसे कूले हुए हैं, जिन्होंने प्राथमिक और सेकेंडरी ग्रुप की बात करी है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये कूले का प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप। या आपका WG समनर हुआ है, उन्होंने आपका इनर ग्रुप और वो आउटर ग्रुप की अंतर समूह और बाह्य समूह की बात करते हैं। या दूसरा आपका गिडिंस हुए हैं, वो जनकीय समूह और इकट्ठे समूह और वियोजक समूह की बात करते हैं। या मिलर हुए हैं, जो वर्टिकल ग्रुप की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टल ग्रुप की बात करते हैं, आपके मिलर जो समाजशास्त्री हैं। तीसरा एक आपका आभासी सामाजिक समूह है, विरोधी समूह है। या वार्ड्स ने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात करी है। एक लेस्टर वार्ड्स हुए समाजशास्त्री, वो ऐच्छिक और अनैच्छिक की बात करते हैं। यदि ऐच्छिक है तो क्लब है, अनैच्छिक है तो परिवार है। या आपके एलवर्ड हुए हैं, स्वीकृत समूह और अस्वीकृत समूह की बात करते हैं। या आपके सिमेल हुए हैं, सिमेल ने एकल और ड्रेड समूह की बात करी है। या सैडरसन हुए हैं, सैडरसन ने ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की बात की है। या टोनीज ने गैमनीसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट की बात की है। तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को मैंने आप लोग को बताया है क्या क्या वर्गीकरण किस समाजशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर किया है। और इनका जो डिटेल में क्लासिफिकेशन आगे जो हम लोग करेंगे वो अलग अलग, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, उसको मैं बताऊंगा। वैसे तो ग्रुप का यदि हम देखो, आधार की भी हमने बात की थी कि ग्रुप क्यों बने। ग्रुप हमारी, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएँ होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वो एक दो व्यक्तियों से जुड़ा और समूह का निर्माण होता चला गया। और अगली यूट्यूब में हम लोग फिर उपस्थित होंगे आपके प्राइमरी ग्रुप को लेकर। धन्यवाद।